नाज़रीन आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। अपना खुसूसी हफ्तावार प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप लेकर हाजिर हूं मैं शबाब अनवर। नाज़रीन, 2 सेगमेंट पर मुश्तमिल इस प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे सानिया मिर्जा की और दूसरे हिंदुस्तानी टेनिस खिलाड़ियों के कि किस तरह से सानिया मिर्जा ने अपने 900 पॉइंट्स की कुर्बानी देते हुए एशियाड में जाने की रजामंदी दी और किस तरह से लिंडा पेस समेत कुछ और खिलाड़ी ने कहा कि वो इन पॉइंट्सों की कुर्बानी नहीं देंगे क्योंकि रैंकिंग ज्यादा जरूरी है। और शायद ये बहस इसके बाद से ही शुरू हो गई है कि मुल्क बड़ा है या रैंकिंग बड़ी है। बहरहाल सानिया मिर्जा जो लगातार इस वक्त फॉर्म में चल रही हैं, एशियाड में भी हिंदुस्तान के लिए मेडल जीतने के लिए वहां पर पहुंच चुकी हैं और उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से मेंस में अच्छी शुरुआत हुई है तो एशियाड में जो सिंगल्स मुकाबले होंगे वो पूरी तरह से, खवातीन के जो मुकाबले होंगे वो पूरी तरह से सबकी तवज्जो जाहिर सी बात है सानिया मिर्जा पर ही मरकूज होगी। और अगर ज्यादा दर्जाबंदी वाले खिलाड़ियों की बात करें तो सानिया मिर्जा इस एशियाड में वाहिद हिंदुस्तान की अगर कहा जाए तो नुमाइंदा है। इसके अलावा हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि किस तरह से हिंदुस्तान के मायानाज बॉक्सर मनोज कुमार को पहले अर्जुन अवार्ड नहीं मिला और जब उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया तो आखिरकार हुकूमत को अदालत के हुक्म के बाद उन्हें अर्जुन अवार्ड देने पर एक तरह से कहा जाए कि मजबूर होना पड़ा है। तो क्या अब इस मुल्क के खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड अदालत के दरवाजे खटखटाने के बाद मिलेगा या फिर एक ऐसी पॉलिसी मुरत्तब होनी चाहिए जिसमें किसी भी खिलाड़ी को नजरअंदाज न किया जाए या फिर वैसा एक खाका तैयार किया जाए जिसके सबब किसी को कोई शिकायत न हो इस बावखार खेल अवार्ड के सिलसिले में। इन दोनों मौजूआत पर बातचीत करने के लिए एक मरतबा फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं 2 सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब फजल इमाम मलिक साहब और जनाब मंसूरुद्दीन फरीदी साहब। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप। 2014 एशियाड में टेनिस मुकाबले में हिंदुस्तानियों के नजर मुल्क की अजीम खिलाड़ी यानी कि सानिया मिर्जा पर ही रहेंगी। सानिया खवातीन डबल्स और मिक्स डबल्स मुकाबले में दुनिया की बेहतरीन खिलाड़ियों में से अब एक हो गई हैं और इन चोन में वो इन्हीं जुमरे में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाली हैं। और सबसे अहम बात यह है कि बुसान एशियाड में जो कि 2002 में हुआ था उसमें मिक्स डबल्स में कांसे का तमगा, 2006 के दोहा एशियाड में सिंगल्स में सिल्वर और मिक्स डबल्स में गोल्ड समेत 3 मेडल उन्होंने कुल मिला के जीते हैं, जबकि 2002 के युवान एशियन गेम्स में कांसे का तमगा जीता था और मिक्स डबल्स में सानिया मिर्जा ने भी मेडल जीते थे। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि सानिया मिर्जा अगर इस एशियाड में गई हैं तो किन सूरत हाल में गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पहले उन्होंने इनकार किया और फिर उसके बाद दीगर खिलाड़ियों ने भी इनकार किया और खासतौर से यह कहा गया कि भाई एटीपी रैंकिंग जो होती है, रैंकिंग के पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा अहम है। आखिरकार सानिया मिर्जा ने अपना इरादा बदला और कहा कि वो मुल्क के लिए इन 900 पॉइंट्सों की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, जबकि दीगर खिलाड़ियों ने अपनी जिद बरकरार रखी। एक तरह से कहा जाए, फजल साहब क्या आपको कहा जाए कि हम लोग ने पिछले प्रोग्राम में भी इस पर बात की थी कि मुल्क बड़ा है या रैंकिंग बड़ी है। सानिया मिर्जा चूंकि जाने के लिए तैयार हो गई, पहले उन्होंने इनकार किया था लेकिन दूसरे खिलाड़ी नहीं गए हैं, तो क्या इस फैसले को सानिया मिर्जा के हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार होकर लिया गया फैसला माना जाए या फिर एक आम फेनोमिना आप इसे समझते हैं? देखिए, एक तो यह है कि देर से उन्होंने फैसला लिया और सही फैसला लिया। मुझे नहीं लगता कि हुब्बुल वतनी का कोई जज्बा उनके अंदर रहा होगा, मेरा जो अपना मानना है। क्योंकि अगर हुब्बुल वतनी का जज्बा हुआ होता, टेनिस में एक आम तौर पर आज देखिए टेनिस के सारे खिलाड़ियों में आप देखिए हुब्बुल वतनी का जज्बा लगभग नहीं के बराबर है, चाहे वो लिएंडर पेस हो या सानिया मिर्जा हो या सोमदेव बर्मन हो या रोहन बोपन्ना हो। जिस तरह का टेनिस खेल रहे हैं पूरे, ठीक है कि वो एक बड़े टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, कुछ अच्छे पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। कुछ अलग हट के तो सानिया ने दिखाया क्योंकि और खिलाड़ी एशियाड में जाने के लिए तैयार नहीं हुए। सानिया ने कहा कि वो अपने 900 पॉइंट्सों की कुर्बानी देने को तैयार। ये कोई बहुत बड़ी कुर्बानी नहीं है कैसा कि आपने 900 पॉइंट, आप अगर एशियाड जीत के आती हैं तो वो बड़ी बात होगी। 900 पॉइंट्स ऐसा नहीं है कि वो वर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम हो। डबल्स खेल रही, डबल्स में बहुत बड़ी चुनौती नहीं होती है, बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं होता है। ठीक है, कई बार मार्टिना हिंगिस जैसी खिलाड़ी
खिलाड़ी भी डबल्स खेलती हैं, या सेरेना और विलियम्स और उनकी बहन डबल्स में खेलती हैं, लेकिन अमूमन डबल्स वही खेलते हैं जो चुके हुए खिलाड़ी होते हैं। तो जाहिर है कि चूंकि अब सानिया सिंगल्स में नहीं खेल सकती है, इसलिए वो चुकी हुई खिलाड़ी हैं और इसलिए वो डबल्स खेल रही हैं, मिक्स डबल खेल रही हैं। और उन्होंने जो भी टूर्नामेंट जीते हैं वो बतौर हिंदुस्तानी के नहीं जीते हैं, वो जाती इनफरादी तौर पर उन्होंने टूर्नामेंट जीता है, चाहे वो लिएंडर पेस हो, सोमदेव देव बर्मन हो। वो अगर वर्ल्ड टेनिस में कुछ कमाल दिखाते हैं, डेविस कप और फेडरेशन कप को छोड़ के, जो डेविस कप इंडिविजुअल्स टूर्नामेंटों की बात, इवेंट्स की बात ज्यादा की जाती है। मंसूर साहब, आप इस जज्बे को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि लिएंडर पेस का वो बयान मुझे अच्छी तरह याद है कि जब एशियाड में जाने की बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ये रोजी रोटी का मामला है, हम अपने जो रैंकिंग पॉइंट्स है वो दांव पर नहीं लगाएंगे। लेकिन सानिया मिर्जा अपने 900 पॉइंट दांव पर लगा के गई हैं, तो किसी न किसी तरीके से तो कुछ कहा जा सकता है कि उनके अंदर इन खिलाड़ियों के मुकाबले हुब्बुल वतनी का जज्बा इसलिए ज्यादा देखने को गया, या फिर उन्हें तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद वो कमेंट्स याद हो गए जब किया गया था कि वो तो अब पाकिस्तान की बहू हो चुकी हैं, उन्हें हिंदुस्तान से क्या मतलब। तो क्या उस तरह का इंतकाम उन्होंने बड़ी खामोशी के साथ लिया है? नहीं, देखिए शबाब साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि सानिया के जाने के पीछे क्या राज है, ये फिलहाल पहली है कि पहला फैक्टर जो आया था कि मोदी से मुलाकात, कि नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद सानिया मिर्जा ने एशियन गेम्स में जाने की बात की, यह ऐलान किया। दूसरी बात, आपके कहने का मतलब है कि हुकूमत की तरफ से दबाव पड़ा? नहीं, देखिए दबाव अगर पड़ता तो सानिया के साथ फिर पेस के ऊपर भी पड़ता, सिर्फ सानिया पे क्यों। दूसरा पहलू ये सामने आया था कि अब तक जिन चीजों के लिए सानिया परेशान थी, अब ये मामला क्लियर हुआ है कि इस साल के आखिर तक 4 टूर्नामेंट्स उनको खेलने हैं डबल्स के, और उसमें लारा उनमें ब्लैक उनके साथ होंगी। लेकिन अब उनको उन 4 टूर्नामेंट्स में डायरेक्ट एंट्री मिल गई है फाइनल्स के लिए, तो उनको क्वालिफाइंग राउंड नहीं खेलना पड़ेगा। तो एक रीजन ये हो सकता है उसे कि उनको वहां स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट एंट्री उनको मिल रही है। तो इस वक्त ये पहली है कि गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर पड़ा या उनको वहां क्लियरेंस मिल गई, उसकी वजह से वो खेल रही है। लेकिन हम ये नहीं मान सकते कि गवर्नमेंट ने इनको प्रेशर दिया, क्योंकि अगर वो प्रेशर सानिया ही पड़ता तो पेस पे ही पड़ता, वो रोहन पे ही पड़ता, सब पे पड़ता, सब बराबर थे। सवाल यह है कि पेस ने बड़ी खूबसूरती से ये कह के अपने आप को बचा लिया कि एशियन गेम्स है वो बच्चों के लिए, लड़कों के लिए बहुत अच्छा मौका है। इन्होंने दिखा दिया कि मैं बुजुर्ग हो चुका हूं, अब मैं जो हूं मैं उससे ऊपर उठ चुका हूं, मैं एशियन गेम्स के लिए। अब रैंकिंग के सहारे ही और जो पॉइंट्स होते हैं उसके सहारे ही उनका कैरियर आगे बढ़ेगा। जी जवाब, सबसे बड़ी चीज ये है कि लिएंडर पेस के लिए आखिरी मौका था एशियन गेम्स में। इसके बाद फिर 4 साल के बाद वो उनकी उम्र नहीं रह जाएगी, 42-43 साल के हो रहे हैं, इसलिए उन्हें तो कम से कम जरूर हिस्सा लेना था। मैं उनकी नेकनियति पे कोई शक नहीं कर रहा, उन्होंने कई बार डेविस कप में हिंदुस्तान को बहुत ऊंचाई पे ला खड़ा किया है, इसलिए उनकी हुब्बुल वतनी पे। लेकिन आज जिस मुकाम पे वो खड़े हैं वहां रैंकिंग और पैसा उनके लिए बहुत माने नहीं रखता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि लिएंडर पेस सड़क पे कुछ कर रहे हैं, उनके पास बहुत पैसा है, बहुत सारी चीजें, उन्होंने फिल्मों से भी पैसा कमाया। लेकिन ये अगर एशियन गेम्स में वो गए होते तो शायद हिंदुस्तान का सर और फख्र से ऊंचा होता, और सानिया का वो तमगा जीतते। और देखिए सानिया का मामला, बात यह है कि सानिया आना कानी के बाद जाना एक अलग चीज है, हंसी खुशी जाना अलग चीज है। उन्होंने इंटरव्यू में कहा मैं 900 पॉइंट्स कुर्बान कर दिए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जफर ने कहा आप मुल्क के लिए अगर कुर्बान कर रही हैं, आप तो पहले सोचती नहीं चीज, पहले आप ये सोचती नहीं कि 900 पॉइंट जा रहे हैं, मुल्क के लिए कुर्बान कर रहे हैं आप। मुल्क से बड़ा पॉइंट्स नहीं हो सकता है। आप ये कह रहे हैं कि 900 पॉइंट्स कुर्बान कह रहे हैं कि अगर वहां आप एक तमगा जीत के आती हैं तो वो 900 पॉइंट्स, ऐसे कई 900 पॉइंट्स कुर्बान करने के लिए कोई भी खिलाड़ी तैयार रहेगा। आप देखिए एथलेटिक्स में लोग टीम में शामिल होने के लिए मरते हैं, कोच कहते हैं कि कैसे टीम में शामिल हुआ जाए, और यहाँ टीम में शामिल होकर लोग इससे स्किप कर जाते हैं। तो ये अपने आप में बड़ा कंट्राडिक्शन। तो कुल मिलाकर खिलाड़ियों की हुब्बुल वतनी पर तो सवाल उठ ही रहा है कि पहले मुल्क बड़ा है या फिर इवेंट्स बड़े हैं या पॉइंट्स बड़ा है या रैंकिंग बड़ी है, ये सवाल अब इस पर बहस शुरू हो गई है। मंजूर साहब, कुल मिलाकर यह कहा जाए कि जिस तरह का दबाव सानिया मिर्जा पर रहा है तेलंगाना का एम्बेसडर बनने के बाद, तो उस दबाव को कम करने के लिए लिया गया एक फैसला भी हो सकता है कि आप देखिए दूसरे खिलाड़ी नहीं जा रहे हैं। खास करके फजल साहब ने बिल्कुल सही कहा कि आखिरी मौका हो सकता था लिएंडर पेस के लिए एशियाड में खेलने का, वो नहीं गए, लेकिन सानिया वहां पे गई और जिस तरह से, और उन्होंने सिर्फ वजीर आजम नहीं बल्कि सदर जमहूरिया से भी मुलाकात की है, और
बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी हौसला अफजाई भी हुई है। तो दिमाग में जो एक बात नफसियाती तौर पर सानिया मिर्जा के जो बैठी हुई है, शायद उससे बाहर निकलने के लिए उन्होंने इस तरह का फैसला लिया, क्योंकि अगर नफसियाती तौर पर कोई खिलाड़ी परेशान रहता है तो कोर्ट पर और मैदान पर उसका असर तो पड़ता ही है। नहीं शबाब साहब, देखिए ये सब बातें हम लोगों के लिए बहुत अहमियत रखती होंगी, मगर वो जिस लेवल पे वो खेल रहे हैं और जहां खुद को जितना प्रोफेशनल जाहिर कर रहे हैं, उनके लिए इन सब चीजों की कोई अहमियत नहीं है। वो इस तरह के स्टेटमेंट्स पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते ये भी नहीं मालूम। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो एक दबाव था, उसको खत्म करने के लिए उन्होंने एशियन गेम्स में पहल कर दी खेलने के लिए। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वो इतने हाईली प्रोफेशनल हो गए हैं वो कि उनको इन सब स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट क्या सोच रही है, पब्लिक क्या सोच रही है, वो सीधा स्ट्रेट लाइन रखते हैं अपना। देखिए मीडिया पे जो खबरें आ रही थी मंसूर साहब, वो सानिया मिर्जा के बारे में ज्यादा आ रही थी। सानिया ने इनकार किया देश के लिए खेलने से, और दूसरे खिलाड़ियों के बारे में उतना नहीं आ रहा था, लेकिन दबाव तो पड़ा ही सानिया पर। सोमदेव देव बर्मन का सबसे पहले आया शबाब भाई, लेकिन ऐसा नहीं, ज्यादातर सानिया मिर्जा के बारे में दिखाया जा रहा है। सानिया का सबसे बाद में आया, ऐसा नहीं है, सब सारे खिलाड़ियों का, क्योंकि रोहन बोपन्ना और सोमदेव पेस में शायद इसीलिए बचाव में खड़े भी हुए। उसके बाद सानिया का कंटेंट ये आया कि हम हट रहे हैं। तो जाहिर है कि चीजें देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि सरकार की नीयत पर और फेडरेशन दोनों की नीयत पर, सिर्फ खिलाड़ियों को जिम्मेदार ठहराना मुझे लगता है कि सही। सबसे पहले जो सरकार की जिम्मेदारी। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह जब मुल्क का मामला हो और मुल्क के लिए अगर खेलने की बात हो, तो इस तरह का कोई पैमाना बनना चाहिए, कुछ इस तरह का कानून बनना चाहिए खिलाड़ियों के लिए? नहीं, बनना चाहिए, एकदम जाहिर है बनना चाहिए। आप देखिए बीसीसीआई क्रिकेट टीम नहीं भेज रहा है। आप क्रिकेट में आप फिर टीम इंडिया की बात करते हैं, आप हिंदुस्तान की बात करते हैं, पर हिंदुस्तान कहां खड़ा होगा? अगर आप एक तमगा लेके एशियाई खेलों में हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम आती तो वो ज्यादा अहम रहता। आपके पास अंडर 19 टीम थी, आप दूसरे दौरे पे, गैर ममालिक दौरे पे इंडिया ए टीम को भेजते, तो आप इंडिया ए टीम को भेज देते तो कम से कम एक्सपोजर टीम को मिलता, और टेनिस ही नहीं क्रिकेट में भी आप तमगा हासिल कर लेते। लेकिन ये सारे जो फेडरेशन है या बीसीसीआई है, उनके लिए मुल्क मुझे लगता है कि फौकियत नहीं है मुल्क। सही बात है। और फेडरेशन की बात ने कही है, खन्ना साहब ने बचाव किया इन सभी खिलाड़ियों का। जिस वक्त सानिया मिर्जा ने भी कहा था कि मैं नहीं जाऊंगी वहां, तो वहां पर मिस्टर खन्ना ने बचाव किया था सभी खिलाड़ियों का। तो फेडरेशन पर कहीं ना कहीं पर सवाल तो उठता ही है, क्योंकि जब मुल्क के लिए अगर खेलना है तो समझिए कि खेलना है, और एक तिरंगे के नीचे अगर मेडल हासिल करता है अगर कोई मुल्क के लिए, तो इससे बड़ा और एजाज क्या हो सकता है किसी भी खिलाड़ी के लिए? नहीं देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है शबाब साहब कि अगर फेडरेशंस के ऊपर सरकार का, गवर्नमेंट का, हुकूमत का लगाम कसी रहेगी तो प्लेयर्स नहीं भी जा सकते, लाइन से नहीं हट सकते। लेकिन अगर हम ये मान लें 1% भी कि मोदी के कहने पे सानिया मिर्जा एशियन गेम्स चली गई हैं, तो और हम इसको इग्नोर कर दें कि पेस से क्यों नहीं कहा उन्होंने या रोहन से क्यों नहीं कहा, तो अगर सानिया मिर्जा वाकई उनके इशारे पे या उनके मशवरे पे या उनके हिदायत पे गई हैं, तो आप ये समझिए कि बिस्मिल्लाह हो चुकी है कि अब आइंदा फेडरेशन इस मामले में कोई रोल प्ले नहीं करेंगे। हो सकता है गवर्नमेंट ही इनको लगाम, इनकी कस है खिलाड़ियों की। नहीं तो अगर इस तरह का दबाव बनाना होता तो प्राइम मिनिस्टर को बुलाने की जरूरत नहीं थी, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से एक काम हो सकता था, ये दबाव डाला जा सकता था। तरीका है, देखिए आप देख रहे हैं हमारे वजीर आजम का अपना काम करने का अपना अलग तरीका है, हो सकता है उन्होंने अपने अंदाज में बुला। इसका मतलब ये है कुल मिलाकर, और इसे हम नेक शगुन भी कह सकते हैं फजल साहब, कि अगर आप स्पोर्ट्स में भी अगर दिलचस्पी ले रहे हैं हमारे वजीर आजम, तो ये तो बहुत अच्छी बात है मुल्क के लिए। नहीं देखिए, दिलचस्पी ले रहे हैं कि सद तक ले रहे हैं अभी कहा नहीं जाता, या फिर इसे आप सिर्फ मुदाखलत मानते हैं? नहीं, एक मुदाखलत भी नहीं। अब उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा ये तो पसे पर्दा है बहुत सारी चीज। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि खेल, वजारत खेल जिस तरह का रोल अदा कर रहा है खिलाड़ियों को लेके, खेल को लेके, खेल तंजीमों को लेके, उस पर बहुत गंभीरता से वजीर आजम उनको भी सोचना चाहिए, कि वजारत खेल को भी समझना चाहिए और फेडरेशन को भी समझना चाहिए कि हमें कहाँ, कितनी और कहां तक हिस्सेदारी लेनी है। अगर मुल्क का सवाल है तो मुल्क हमारे लिए सबसे ऊपर है, बाकी सारी चीजें बात है, वो जो 900 पॉइंट्स हो, 1000 पॉइंट्स हो, 5000 पॉइंट्स हो, सारे पॉइंट मुल्क से। फजल, सबसे बड़ी चीज ये है कि दूसरे इवेंट से खिलाड़ी जो है वो दौड़ रहे हैं कि वो टीम में आ जाए, दस्ते में आ जाए, सिलेक्शन के लिए परेशान है वो, उनको फिक्र लगी हुई है कि भाई हम टीम में है कि नहीं है, या हमारी टीम को ग्रीन सिग्नल मिलता है कि नहीं मिलता मिनिस्ट्री से। और एक तरफ एक इवेंट ऐसा है जैसे सारे खिलाड़ी जो है वो सितारे नहीं है, सितारों से उतरी हुई मखलूक नजर आ रही है कि वो कहते हैं कि हमें जाना ही नहीं है। और नहीं, ऐसा भी नहीं है मंसूर कि वो खिलाड़ी वर्ल्ड टेनिस वर्ल्ड में बहुत तोप बड़े चीज, बिल्कुल वो सब डबल खेल। सोमदेव बर्मन का ढलान पे है खेल आज, आप देखिए कि आने वाले कुछ दिनों में वो भी डबल। लेकिन क्या इसकी वजह है फजल साहब कि फेडरेशन जो है इन खिलाड़ियों की हिमायत करता है? नहीं, फेडरेशन की अपनी कुछ मजबूरी हो सकती है, लेकिन मुझे सबसे बड़ी चीज ये है कि वजारत खेल को इसमें मुदाखलत कर
टेनिस फेडरेशन की खिंचाई करनी चाहिए। वो सारे पैसे, वो सारे मराज जो उनको मिल रहा है उनको बंद करना चाहिए, क्योंकि वो पैसे हम तमाम लोगों के टैक्स से दिए जा रहे हैं, जो खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। आप पैसे हम सरकार से ले रहे हैं और आप मुल्क के लिए नहीं खेल रहे हैं, तो फिर खेलने का मतलब क्या रह जाता है? सीधी सी बात है कि फेडरेशन और खिलाड़ी ये दोनों एक हम्माम में बेलिबास हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है नाजरीन के खिलाड़ियों के लिए, अब जैसा कि हमारे दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि खिलाड़ियों के लिए एक पैमाना मुकर्रर होना चाहिए कि अगर मुल्क की बात है तो उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो पहले मुल्क के लिए खेलें, उसके बाद इंडिविजुअल्स उन्हें जो भी हासिल करना है पूरी आजादी है। ब्रेक पर जाने से पहले हम मंसूरुद्दीन फरीदी साहब से ये जानना चाहेंगे कि क्या इस तरह का जो हम लोग खाका यहां पर स्टूडियो में खींच रहे हैं, क्या अमली तौर पर यह मुमकिन है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि सभी फेडरेशनों में तमाम सियासी पार्टियों के बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, इसलिए इस्लाहात की बात हमेशा होती रहती है। पार्लियामेंट में बिल भी आया लेकिन वो पास नहीं हो सका कि किस तरह से हुकूमत का तसल्लुत खेल तंजीमों पर हो सके, ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है। देखिए, मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है कि अगर गवर्नमेंट कोई गाइडलाइन बनाती है और उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन सख्त रहते हैं चलने के लिए, तो फिर मजबूर होना पड़ेगा फेडरेशन को। लेकिन वो ये एक पैमाना हो, सबके लिए एक क्राइटेरिया हो, सबके लिए वो कॉमन हो। ये ना हो कि हम क्रिकेट ज्यादा कमा रहे हैं, बीसीसीआई ज्यादा, तो वो फ्रीडम उसको मिली हुई है, या हॉकी बेचारा उसकी पोजीशन खराब है तो वो उसको दूसरे डंडे से भाग रहे हैं। तो अगर एक क्राइटेरिया बनता है और एक पैमाना बनता है तो सबके लिए बने, और ये काम मुश्किल नहीं है। लेकिन बस ये उसमें हुकूमत को इस्लाहात की जरूरत है। जिस तरह से हर हुकूमत को दूसरे शोबों में इस्लाहात की बात की जा रही है, हिंदुस्तान में खेल के शोबे में भी काफी कुछ बदलने की जरूरत है। खिलाड़ियों को यह समझना पड़ेगा कि वो पहले मुल्क के हैं फिर इंडिविजुअल है, और इस बात पर खिलाड़ियों को, इस चीज के लिए खिलाड़ियों पर दबाव भी डालना चाहिए, चाहे वो पीएम की तरफ से दबाव डाले या फिर स्पोर्ट्स मिनिस्टर की तरफ से डाले या फिर उनके जो कंसर्न फेडरेशन है उनकी तरफ से डाले। खिलाड़ियों को अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए सबसे पहले खेलना होगा। और एशियाड में जाने से जिस तरह से सानिया मिर्जा को छोड़कर जिन खिलाड़ियों ने इनकार किया है, मेरे ख्याल से उन खिलाड़ियों ने अच्छा नहीं किया, क्योंकि हम मीडिया में लगातार देख रहे हैं कि इसकी तरदीद हो रही है और मजम्मत भी हो रही है। बहरहाल यहां पर वक्त एक ब्रेक का। हमारे दोनों मेहमान फजल इमाम मलिक और मंसूरुद्दीन फरीदी साहब स्टूडियो में मौजूद रहेंगे, और जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो एक और कंट्रोवर्शियल बात और गर्मा गर्म बात जिसके पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं, मनोज कुमार जो कि हिंदुस्तान के मायानाज बॉक्सर हैं, उन्हें आखिरकार अर्जुन अवार्ड मिल गया है, यानी कि अब मिलने वाला है, फैसला हो चुका है। अब एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि वैसा खिलाड़ी जिसने मुल्क के लिए काफी मेडल्स जीते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर मुल्क का नाम रोशन किया है, क्या उसे अर्जुन अवार्ड जैसा खेल का बावकार अवार्ड हासिल करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? कहां पर निजाम में गड़बड़ी है, दोनों एक्सपर्ट से बात करेंगे। फौरन लौटते हैं। वक्फे के बाद आलमी समय में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप। अब बात करेंगे मनोज की जीत की। मनोज कुमार रिंग पर तो जीतते ही हैं, अब उसके बाहर भी उन्होंने शानदार जीत हासिल की है। अब उन्हें अर्जुन अवार्ड मिलेगा, क्योंकि वजारत स्पोर्ट्स ने दिल्ली हाई कोर्ट को बता दिया है कि उन्हें अवार्ड देने का फैसला कर दिया गया है। मनोज का नाम गलत जानकारी दिए जाने की वजह से, जैसा कि कहा जा रहा है कि नहीं आया था, और इसके बाद कमेटी ने उनके नाम पर गौर नहीं किया। मनोज ने इसके बाद अदालत जाने का फैसला किया, और अब एक नई रिवायत शुरू हो गई है कि अर्जुन अवार्ड के लिए अदालत जाने का फैसला किया जा रहा है, और मजबूर होना पड़ा है खिलाड़ियों का। ये उसके बाद जो फैसला आया है मनोज के हक में, उसके बाद मनोज क्या कहते हैं? के साथ मैं आशा करता हूं कि कोशिश करूंगा पूरी देश को सोना एशियन गेम में दिलवाने की। पहली बार हुआ है कि बॉक्सिंग के इवेंट में किसी को एक ही साल में 2 लोगों को अर्जुन अवार्ड मिला हो। आपके लिए इतिहास बदला है, पहली बार ये इतिहास लिखा गया बॉक्सिंग में एक साथ 2 लोगों को अर्जुन अवार्ड। देखिए, पिछले कई गेमों से आप देखिएगा, बॉक्सिंग एक ऐसा गेम है, बॉक्सिंग में हमारी फेडरेशन बैन थी, उसका नुकसान लगा लो या कुछ भी लगा लो बॉक्सरों को, लेकिन
बॉक्सिंग की जो अचीवमेंट है 2010 से लेके 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स हो या 2010 के एशियन गेम्स हो, बहुत ही बेहतरीन रही है। बॉक्सिंग के ही आज तक कॉमनवेल्थ गेम में 5 गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी है, जिनमें से 2 खिलाड़ी बचे, मैं और परमजीत समोता। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है इतनी अचीवमेंट होने के बाद भी एक कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट। फजल साहब, आपने सुना कि जब अदालत का हथौड़ा पड़ा तो तारीख भी बदल गई। पहली मर्तबा मतलब बॉक्सिंग से 2 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड। अब सवाल ये पैदा होता है कि मनोज को तो जीत मिल गई, लेकिन क्या ये रवायत सही है कि अब इस तरह का निजाम जो है चरमरा गया है कि अब खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड जैसा मतलब कि एजाज हासिल करने के लिए अब अदालत जाना पड़ेगा? देखिए, फिर यहाँ सरकार की जो निजाम है, जो सरकार का पूरा तंत्र जिसको कहा जाए, अगर हिंदी में बात करूं तो उस पर सवाल उठता है कि वो किस तरह से काम करता है। अब कपिल देव की नीयत पर भी सवाल उठेगा कि कपिल देव ने किस तरह से दिया, जो ये कमेटी के वो हेड थे, वो चेयरमैन थे। आप सोचिए कि एक बॉक्सर जिसके बारे में ये गलत खबर दे दी गई कि वो डोपिंग में पकड़ा गया, किस तरह की कमेटी थी, साई के अफसरान कहाँ थे, वजारत खेल के अफसरान कहाँ थे। दिक्कत ये है शबाब साहब कि इस मुल्क में अब बहुत सारे खेल की सारी चीजें अदालत तय कर रहे हैं। सिर्फ अब तो अर्जुन अवार्ड एक नई नजीर बन गया है, लेकिन आप देखिए कि फेडरेशंस के कामकाज में भी आप अदालतों का चक्कर लगा, खेल मैदान से ज्यादा अदालतों में चल रहा। बीसीसीआई का मामला आपके सामने, तो बहुत सारी चीजें। आप वजारत खेल, साई का रवैया, जिस तरह से बाबुओं का रवैया, हम लोगों ने पिछली बार इसी तरह से कहा था कि जो वजीर होता है या जो स्पोर्ट्स का सेक्रेटरी, खेल का सेक्रेटरी होता है, वो तेल का सेक्रेटरी होकर फिर खेल का सेक्रेटरी होता है, तो वो खेल को तेल की तरह लेता है। मैंने पिछली बार कहा था, फिर मैं उसको दोहरा रहा हूं, चूंकि बाबुओं का रवैया यही होता है। वो अपने अपने तरीके से खिलाड़ियों को देखते हैं, फाइलों को मूव करते हैं, और अभी जो चल रहा है इसमें उस निजाम में कहीं न कहीं खामी है। इस वजह से मनोज कुमार को अदालत ने अर्जुन अवार्ड देने का फैसला किया। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और एक सवाल यह भी है मंसूरुद्दीन फरीदी साहब कि अब अदालत की मुश्किलें भी बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि अब अगली मर्तबा से जिसको अवार्ड नहीं मिलेगा वो अदालत का दरवाजा खटखटाएगा, और अदालत में जो जज साहिबान बैठे होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल काम ये फैसला कर पाना होता है कि ये खिलाड़ी इसके लिए हकदार था ये कि नहीं। जाहिर सी बात है अदालत बहुत ही मुनसिफाना तरीके से और शफाफियत के साथ कोई भी फैसला लेती है, लेकिन आमतौर से इस तरह के केसेस जो थे अभी तक अदालत में गए नहीं थे। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में अदालत की देवड़ी पर इस तरह के खिलाड़ियों की भीड़ और ज्यादा बढ़ सकती है? नहीं, देखिए वो तो मुमकिन है अगर निजाम बदला न गया तो। अगर निजाम नहीं बदला तो यकीनन ऐसे वाकयात होंगे। लेकिन आप ये देखिए कि मनोज कुमार के मामले में हुआ क्या। मनोज कुमार के मामले में सिंपल चीज थी कि उसी के हम नाम एक स्कूल बॉय को 2012 में लंदन ओलंपिक्स के बीच में उसको सस्पेंड किया गया था। स्कूल बॉय था वो, और उस वक्त मनोज कुमार लंदन ओलंपिक्स में खेल रहा था। लेकिन आपकी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, आपकी कमेटी, क्या एक नाम के ऊपर कोई अगर कंफ्यूजन आया है तो क्या उसको सिर्फ इंटरनेट के ऊपर मनोज कुमार की प्रोफाइल देख लेते तो उनको मालूम जाता था कि इस मामले में इनका कोई दूर दूर तक तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेकिन ना तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने ये चेक करने की कोशिश की, ना कपिल देव की क़यादत में जो कमेटी बनी हुई है उनमें से किसी मेंबर ने ये नहीं सोचा कि वो अपने लैपटॉप में कम से कम ये देख लें सर्च करके कि ये मनोज कुमार कौन है। कि इतने लोगों में एक आदमी नहीं बता सकता था क्या, जबकि आपके पास सब कुछ आपके हाथ में है, आप देख सकते थे। वही सबसे बड़ी चीज है कि जो काम काज करने का तरीका सरकार वो पुराना चल रहा है, वही का वही अटका हुआ है। और सबसे बड़ी बात क्या, आप मिनिस्ट्री कह रही है कि हाँ हमसे भूल हो गई। भूल नहीं, हिमाकत है ये कि आपके सामने सब कुछ सब मौजूद है, आपके पास कंप्यूटर है, इंटरनेट है, आप सब कुछ। पहले जब इंटरनेट का जमाना नहीं था तो उस वक्त सीवीज मंगाए जाते थे, उसकी स्क्रूटनी होती थी और कुछ एक्सपर्ट रखे जाते थे जिसमें स्टैटिस्टिशियन भी होते थे मुख्तलिफ खेलों के, उनसे मदद ली जाती थी। लेकिन अब तो सारी चीज अपडेट है, आप नेट के सहारे कर सकते हैं। लेकिन इस मौके पर अगर फजल साहब इस तरह की गलती होती है कि डोपिंग में कोई और मनोज कुमार था, समझ लिया गया इसको, और भी इतना बड़ा खिलाड़ी, इतना बड़ा बॉक्सर मुल्क का, जो कि जाहिर सी बात है तारुफ का मोहताज नहीं था, तो इतनी कैजुअली अगर काम होगा इतने बड़े डिपार्टमेंट में तो खिलाड़ियों का नुकसान तो होगा ही। नहीं, देखिए खेल का भी नुकसान हो रहा है और खिलाड़ियों का भी नुकसान हो रहा है। आप देखिए कि जिस तरह से एशियाई टीमों के एशियाई खेलों के लिए टीम भेजी गई, 2 दिन पहले सरकार मंजूरी देती है, साई और सरकार के बीच फाइल झूलती रहती है, और कई ऐसे खेल हैं जिसको
आखिरी वक्त में जाने से रोक दिया गया। उन खिलाड़ियों का क्या कसूर था जो सालों से मेहनत कर रहे हैं शबाब साहब, कि हम इस खेल, अब जो हैंडबॉल के खिलाड़ी हैं या किसी और खेल के खिलाड़ी हैं जिनको जाने की इजाजत 4 साल पहले दे दी गई हो और अचानक उनसे कहा जा रहा हो जाने से पहले कि अब आपको एशियाई खेलों में हिस्सा नहीं लेना, तो ऐसे में खेल और खिलाड़ी दोनों का जो हौसला पस्त होता है। आप खिलाड़ियों के साथ क्यों नाइंसाफी कर रहे हैं? आप 6 महीने पहले बता दिया होता, आपने 1 साल पहले बता दिया था कि हम सिर्फ 4 इवेंट्स में हिस्सा लेंगे, 10 इवेंट्स में हिस्सा लेंगे, तो उसी हिसाब से तैयारी करते। आपका पैसा खर्च हुआ, आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स है वो खर्च हुए, सारी चीजें खर्च कर ली और उसके बाद अचानक खिलाड़ी, इसका सबसे बड़ा नुकसान खिलाड़ियों को हो रहा है। खेल की तंजीमें, सरकार और साई, इन तीनों में पिस कहीं रहा तो खिलाड़ी पिस रहा है। मनोज कुमार की मिसाल हमारे सामने, और सिर्फ मनोज कुमार क्या, कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो इसका शिकार हुए हैं। अर्जुन अवार्ड देखिए आप किस तरह से आप इसमें फंस गया है। पिछले कई लोगों को मिले, लेकिन सवाल तो उस पर उठे। कृष्णा पुनिया ने पिछली बार भी उठाया था मामला कि उनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नहीं मिला। अब आप सबसे ताजा मिसाल में बता दूं कि जीतू राय है। जीतू राय को क्या अगले साल राजीव गांधी खेल अवार्ड, रत्न अवार्ड नहीं मिलना चाहिए उनको? और क्या करेंगे? वो एशियाई गेम्स में गोल्ड मेडल लेते हैं, कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लेते हैं, ओलंपिक का टिकट कटाते हैं और वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर जीतते हैं। चलिए, आपने एक तरह से पेशेंट गोई कर दी, अगले साल तो उनको मिलेगा ही। और सारी चीजें आपको और क्या क्राइटेरिया चाहिए? आपके सुनने के सामने है सारी चीजें। अरे जो बॉक्सिंग आपकी टीम जा रही है यहाँ से, उसके कोच कह रहे हैं कि हम 3 साल पिछड़ चुके हैं। हमें ना तो कोई ट्रेनिंग मिली है, ना हमको इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन कर सके। हम 3 साल पीछे हो चुके हैं हमारे सारे बॉक्सर्स। वो जाने इस गलती से कम एक फायदा तो हो गया, जिसका जिक्र मनोज ने भी किया अपने बाइट में, कि पहली मर्तबा ऐसा है जब बॉक्सिंग में से किसी दो खिलाड़ी, 2 बॉक्सर को अर्जुन अवार्ड मिला है। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की अफरा तफरी में अगर इतना बड़ा अवार्ड बटेगा और इतने सारे खिलाड़ी हैं जो कि लगातार, पहले ये कहा जाता है कि सिर्फ क्रिकेट या ज्यादा से ज्यादा हॉकी में हिंदुस्तान अच्छा करता है, लेकिन अब तो जितने भी गेम्स देखें, आप स्क्वाश देख लें जिस पर पाकिस्तान का कभी कब्जा हुआ करता था, पाकिस्तान में स्क्वाश के खिलाड़ी अच्छे होते थे। एशियाड में पहले ही राउंड में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को हमारे खिलाड़ी ने हराया है और आगे बढ़े हैं। और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी एशियाड में काफी शानदार खेल का मुजाहरा किया हमारे खिलाड़ियों ने। कुल मिलाकर जितने भी इंडिविजुअल इवेंट्स या टीम इवेंट्स चैंपियनशिप है, सब में अच्छा मुजाहरा खिलाड़ी कर रहे हैं और सबके प्रोफाइल जो है एकदम अपडेट गूगल्स और दूसरे सिस्टम पे मौजूद है। तो इनको देख करके सिलेक्ट करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन एक अहम सवाल जो कि फजल इमाम मलिक ने उठाया था कि सिलेक्शन कमेटी कैसी बनी है, वो कितनी शफाफ है, उसी पर सब कुछ डिपेंड करता है। और जो उनके साथ लोग थे, कपिल देव तो जाहिर सी बात है क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं, नए नए जुड़े थे सिलेक्शन कमेटी से, लेकिन असल सवाल साई के वो अफसरान हैं जो वक्त वक्त पर इस तरह का आउटपुट देते रहते हैं। तो किस तरह से अर्जुन अवार्ड और दूसरे जो स्पोर्ट्स अवार्ड हैं उसको शफाफियत उसमें लाने के लिए क्या मशवरा होगा आपका वजारत स्पोर्ट्स को? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि हम जहां बात करते हैं ईमानदारी की, ईमानदारी के साथ संजीदगी आनी जरूरी है। क्योंकि आप जो केस आपके सामने है मनोज कुमार का, तो वो यही था कि वजारत स्पोर्ट्स जो है वो संजीदा नहीं थी, वो इतनी बड़ी चूक कर दी उसने। तो एक काम आप कर रहे हैं ईमानदारी से, मगर आप संजीदा नहीं है, तो आपसे गलती हो रही है। आप जो भी क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं उस पर पूरी ईमानदारी से चलिए, उस पर सीरियस रहें कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं हम। उस तरह अगर आप करेंगे तो इस तरह बहक नहीं सकते जैसे कि जो सही बात है। पूरे निजाम में, पूरी मिशनरी में अगर ये कहा जाए तब्दीली लाने की जरूरत है और इस्लाहात की जरूरत है, और हम मुबारकबाद देंगे आलमी समय की तरफ से मनोज कुमार को कि उनकी जिद्दोजहद आखिरकार काम आई। उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया और उन्हें अर्जुन अवार्ड जो उनका हक था वो उन्हें मिल गया है। यहां पर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। हम दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे, फजल इमाम मलिक और मंसूरुद्दीन फरीदी साहब का। तो नाजरीन, स्पोर्ट्स राउंडअप पे अभी बस इतना ही, और हम आपको याद दिला दें प्रोग्राम खत्म करने से पहले कि आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आप लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट समयलाइव.com पर। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए आलमी समय।